अल्ताफ हुसैन को हमेशा एक खौफ और शक रहता है। चीखे मार कर उठते थे कि लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कई लोगों ने कहा कि जाम सादिक पे ट्रस्ट ना करें क्योंकि जाम सादिक एजेंसियों का बंदा है। सर पे रख के गोली मारी और उसका बोरी का मुंह बंद कर लाश फेंक दिया। इमरान फारूक ने ये जो है वो MQM में नज़रियाती और फलाना स्टडी सर्कल ये की। इरसा पगाड़ा ने उसी दिन अरबाब रहीम के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरबाब साहब वज़ीर आला न बने। आज तक उन 6 हुरों की लाशें कहीं पे भी नहीं मिली। इंतकाम पसंद वो इतने थे कि वो मरने और मारने पे आते थे। सारी पुलिस लगा दो, कामिल शाह और मंजूर वसान को 7वें आसमान पे हैं तो भी ले आओ, ज़मीन के 7वें हिस्से में भी ले आओ। एडी ख्वाजा ने अपनी भर्तियों को ऑन नहीं किया। गिलगिती और बल्तिस्तान के लोग यहाँ पर सिंध पुलिस में भर्ती हुए। पी पिला के अल्ताफ हुसैन मदहोशी आलम में कहा कि भाई उसको हम आने नहीं देंगे, हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। क्योंकि इस वजह से खामोश है क्योंकि उनके अपने हाथ जो रंगे हुए हैं। बोले ना इस पर क्यों नहीं बोलते। MQM के असला बरदार रोडों पे आए और उन्होंने कत्ल गारत की और ये सारी चीज़ें उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। बड़ी दबंग IG सिंध में रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद को अपनी बीवी ने गोली मारी तो जिस CMH में वो दाखिल थे उसके कमरे के बाहर जो बंदा 24 दिन या 26 दिन बैठा उसका नाम सनाल अब्बासी था। आधे से ज़्यादा MQM के जो लोग जो बैरून ममालिक बैठे हुए हैं वो सारे KMC KDA से तनख्वाह लेते हैं। ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि अगर इस पर कमीशन बने ना तो आधी MQM जेल में चली जाएगी। मेरे नज़र में गुलाम नबी मेमन ज़्यादा उनके करीब है, ज़्यादा यसमैन रहेगा। जो मिठाई सैयद अब्दुल्ला शाह, सैयद परवेज़ अली शाह के लिए लाए कि ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वही मिठाई अब्दुल्ला शाह के वज़ारत आला के ओहदे पर आने के लिए तकसीम की गई। अस्सलाम वालेकुम। साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमीद सुमरो। और आज जैसा कि मैंने एक पॉडकास्ट में पहले कहा था, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैंने एंड पे कहा था कि एक बार फिर उनको हम मौका देंगे क्योंकि वो अपनी ज़ात में इतने राज अपने सीने में दफन करके बैठे हुए हैं कि हमारा दिल चाहता है कि इनको बार बार बुलाएं और इनकी बातें सुनें और नौजवान नस्ल को कम से कम ये पता चले कि माजी के जो किरदार हैं, माजी के जो नाम हैं, वो क्या थे और कौन किस तरह कैसे किस रास्ते से क्या बना। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम फिर कोशिश करेंगे। तारुफ तो पहले एपिसोड में उनका हो ही चुका है और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, सीनियर सेक्रेटरीट के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक अलग नाम है इनका। कई शागिर्द और कई लोग जो है वो आज भी इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ख़ास तौर पे जो सरकारी रिपोर्टिंग है उनमें लेटर्स पढ़कर ख़बर बनाने में जो इनका एक अपना एक अंदाज़ है और जो अपना एक तरीक़ा है वो बहुत कम लोगों के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो जी हाँ, हमारे साथ आज एक मरतबा फिर हमारे दोस्त भाई और सीनियर सहाफ़ी शकील नाइज साहब मौजूद है। शकील नाइज साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने एक बार फिर जो है मौका दिया। सोशल मीडिया तो मैं खुद कहता हूँ कि ऐसा ही है जैसे हम किसी शहर के नुक्कड़ पे खड़े होकर कोई बात करें और जाहिर है वो बात जो है वो किसी को बुरी लगती है तो वो गालियों का रिएक्शन करता है, किसी को अच्छी लगती है तो वो उस बात को अप्रिशिएट करता है। तो हमारा पहला एपिसोड मैं तमाम नाजरीन और क़ारीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने साया पॉडकास्ट के उस एपिसोड को बड़ा पसंद किया और शकील नाइज साहब ने जो बातें की थी उससे कई लोगों ने इख्तलाफ किया लेकिन कई लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया और कहा कि ये हमें मालूम नहीं था और ये नाइज साहब ने हमें बताया। तो नाइज साहब, शुरुआत करेंगे सियासी बातों से फिर एक बार फिर। जी। सबसे पहले ये बताएं, अरबाब गुलाम रहीम नामी एक शख्स जो उनके नाम तो मुख्तलिफ और भी लिए जाते थे, पीपल्स पार्टी वाले काला कौवा पता नहीं किस किस तरह की बातें करते थे, लेकिन हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। तो वो भी इसी तरह जैसे जाम सादिक कम वोटों के बावजूद, एक निशस्त के बावजूद बना था, तो इनके लिए भी बड़े मसले मसाइल थे। इनकी पार्टी के अंदर से भी बड़ी मुखालफतें थी, लेकिन ये वज़ीर आला बने थे और आपने उस वक्त इनकी कोई स्टोरी ब्रेक की थी, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं। देखें, 2002 के जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें यहाँ एक बना था सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस, SDA ने तय किया कि SDA का जो उन्होंने चेयरमैन या सदर जो बनाया था वो बनाया था इम्तियाज़ शेख को। इम्तियाज़ शेख के मुकाबले में जो शिकारपुर में थे वो थे आगा तारिक।
आगा तारिक वो थे जब इम्तियाज़ शेख डीएमजी अफसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर बने, तो उन्होंने वो चूँकि जो रंगीन महफिलें हैं उनका बंदा था जाम, जो हाँ आगा तारिक जाम सादिक भी वही मरहूम वो भी उनका था। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको जाके जाम सादिक को कहा कि भाई ये मेरा जो है वो ख़ास आदमी है, मेरा छोटा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरा बच्चा है। तो फिर जाम सादिक ने उसको जो है ना पहले डीसी सांगड़ लगाया, फिर 18 ग्रेड में होते हुए उनको 19 ग्रेड दिया इम्तियाज़ शेख को, और फिर इम्तियाज़ शेख जब 18 या 19 ग्रेड में, तो फिर उसको उन्होंने डीएमजी ऑफिसर से इस्तीफ़ा दिलाया और बराह रास्त उसको पहली दफ़ा तारीख़ में 19 ग्रेड में भर्ती करके जल्दी उसको 20 ग्रेड दे दिया। तो इम्तियाज़ शेख का नाम था कि जी ये चीफ़ मिनिस्टर बनेंगे। इलेक्शन हुई, जो आगा तारिक उनको हाथ पकड़कर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी मिला, इम्तियाज़ शेख डीसी लाड़काना भी रहे, और उन्होंने हाथ पकड़ जाम सादिक को दिया, तो जाम सादिक उन्होंने डीसी सांगड़ भी लगाया। लेकिन अब वो उसके मद्दे मुकाबिल था, ज़ाहिर है वो एक पुराना बंदा था, इम्तियाज़ शेख इस हवाले से पहली दफ़ा आया था, तो वो इलेक्शन में आगा तारिक जेल में होते हुए भी जीत गए और इम्तियाज़ शेख हार गया। अब वो फाइनल था कि अरबाब गुलाम रहीम वज़ीर आला बनेंगे। हुआ ये कि अब इम्तियाज़ शेख को कोई भी शक हो, ज़ाहिर वो इम्तियाज़ शेख ही बता सकते हैं कि इम्तियाज़ शेख ने इस ताल्लुक़ तो उसका ज़ाहिर हैदराबाद से, लेकिन इस्लामाबाद के रिपोर्टर थे, उनको उन्होंने जो है अता राजड़ सिंध टीवी का रिपोर्टर था, उसको उन्होंने फ़ोन दिया। उन्होंने कहा कि आप अरबाब रहीम से सिर्फ ये पूछें कि जो क्या पीर साहब पगड़ा शाह मर्दान शाह वो आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप वज़ीर आला बने। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा वो इंसिस्ट कर रहा था और वो कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे। जब तीसरी दफ़ा अरबाब साहब ने कहा, तो अरबाब साहब ने कहा कि यार आप मुझसे पूछ रहे हैं, बात यह है कि तुम्हें भी पता है कि ये फ़ौजी गवर्नमेंट है और परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर वो सारी चीज़ें मैनेज करें तो पीर साहब को भी मैनेज कर लेंगे। और ये जुमला रिकॉर्ड करने के बाद पीर साहब पगाड़ा को सुनाया गया। पीर साहब पगाड़ा ने उसी दिन अरबाब रहीम के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरबाब साहब वज़ीर आला न बने। औसत हिसास इदारे के सरबराह थे जनरल महमूद, वो चूँकि GOC पनवकील भी रह चुके थे, महर बिरादरान से उनका ताल्लुक़ भी था। उन्होंने फिर अली मोहम्मद ख़ान महर को चीफ़ मिनिस्टर बनाया। अब अली मोहम्मद ख़ान 1.25 साल 1.5 साल चीफ़ मिनिस्टर रहे, कई सारी उसके, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अली मोहम्मद ख़ान महर पे करप्शन का एक इल्ज़ाम भी नहीं है, एक चवन्नी का भी इल्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे इंसान थे। ठीक है, बाकी सियासी तौर पर वो नए थे, काफ़ी गलतियां हुई, या जैसे शाम होती थी, रात होती थी, दोस्तों के साथ रंगीन महफिलें, ये वो सारी चीज़ें। तो परवेज़ मुशर्रफ ने, चूँकि वो मुल्क के सदर थे, उन्होंने वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली को कहा कि आप इनको जाके समझाएं, और ज़फ़रुल्लाह जमाली पर्सनली आके मिले अली मोहम्मद ख़ान से कि आपकी शिकायतें आ रही हैं और इस तरह की महफिल वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक है। वो बहरहाल वो नहीं हुआ। अब अरबाब साहब चीफ मिनिस्टर कैसे बने? पीर साहब पगड़ा नाराज़ थे, जो शेर ऑफ बंगाल थे, मैं आपको ये सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो पहली दफ़ा कहीं आ रही हैं। शेर ऑफ बंगाल का पोता है, वो रहता है इस्लामाबाद में। जब सूर्य बादशाह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे थे, तो बाज़ औक़ात उस जदोजहद में तो इंसान को कभी ज़ेर ज़मीन भी जाना पड़ता है। तो सूर्य बादशाह जब जाते थे, शहीद सूर्य बादशाह, तो वो शेर ऑफ बंगाल के पास जाते थे। और सूर्य बादशाह की हम डायरी कहते हैं, मजहबी तौर पर उसको कहते हैं मलफूज़ात। तो सूर्य बादशाह ने अपनी मलफूज़ात या डायरी में लिखा था कि मैं अपने जो मेरे बाद में आने वाली नस्ल उनको बता रहा हूँ कि शेर ऑफ बंगाल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात और उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया मेरा, अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके, तो आप हमेशा इस ख़ानदान की इज़्ज़त करना। तो शेर ऑफ बंगाल का पोता इस्लामाबाद में रहता था, वो पीर साहब पगड़ा के पास आए। उस वक्त फ़ौज के जो नायब सरबराह थे जनरल यूसुफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे लेकिन फुल जनरल थे, उन्होंने कोशिश की और ऊपर से अली मोहम्मद ख़ान महर की जो ये इस तरह की शिकायतें आई, जिस वजह से पीर साहब पगड़ा को ये चीज़ बनना पड़ी। और उसके बाद अरबाब रहीम चीफ मिनिस्टर बनने से पहले पीरगोट गए
और पीर साहब से मुलाकात की और सारे गिले शिकवे खत्म सिगार लेकर गए सिक गए और उसमें सिगार मैं इत्तेफाक से उस तकरीब में मैं भी था। बहरहाल तो वो अरबाब चीफ मिनिस्टर इसी तरह बन गए। बाकी रही बात आप जाम सादिक की कहते हैं, जाम सादिक की स्टोरी बहुत डिफरेंट भी है, मुश्किल भी है। जाम सादिक 6 हुर मरवाने के बाद, या जो 6 हुर भुट्टो साहब के दौर में मारे गए थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम जाम सादिक पे था। ठीक है, हम नहीं कह सकते किसने मरा, और अफसोस इस बात का है कि आप भले मरवा भी देते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन आज तक उन 6 हुरों की लाशें कहीं पे भी नहीं मिली। आज तक लाश उनकी वर्षा को नहीं पता। तो नेचुरली बात है, पीर साहब एक इल्ज़ाम लगा उन पर था। जाम सादिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में 88 वाली हुकूमत में आ गए तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन्हें वज़ीर आला सिंध बनाना चाहती थी। एक तो नुक्ता यह है कि औसत एजेंसियों ने क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन दूसरा जो मैं आपको दिलचस्प नुक्ता बता रहा हूँ वो बड़ा हैरत अंगेज़, वो ये है कि कामिल शाह वज़ीर आला थे और मंजूर वसान उस वक्त सूबाई वज़ीर थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कई लोगों ने कहा कि जाम सादिक पे ट्रस्ट ना करें क्योंकि जाम सादिक एजेंसियों का बंदा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर में बड़ी खूबी थी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक लीडर थी, कोई चीज़ छुपाने वाली या दिल में रखने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर ने उनको बुलाया कि जाम साहब मैं तो आपको वज़ीर आला बनाना चाहती हूँ, ठीक है, एजेंसियों क्लियरेंस से चलो उसको भी फेस कर लेंगे, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप एजेंसियों के लिए हैं तो कल अगर मेरे साथ आप दगाबाजी करें। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा मैं आपको क्या दूँ, किस तरह यकीन दिलाऊं। एक कुरान पाक लाया गया, कुरान पाक का जो हम पहले एक जो बाइंडिंग किया होता है उसको पहला सफ़ा बाइंडिंग किया को थोड़ा खोलते हैं तो पहला सफ़ा होता है, खाली होता है। उस खाली सफ़े पे जाम सादिक ने कहा कि मैं जाम सादिक वल्द जाम काम्बू खान इस कुरान पाक में लिख के दे रहा हूँ कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुझे वज़ीर आला सिंध बनाती हैं तो मैं उनके साथ मुखलिस रहूँगा, उनके साथ वफ़ादार रहूँगा, कोई दगाबाजी गद्दारी नहीं करूँगा। सही है क्या? ये बात सर्किल में फैल गई। कामिल शाह ने वज़ीर आला सिंध कामिल शाह ने, हालांकि उसका ज़िले खैरपुर का वो सियासी तौर पर आज भी नहीं बनते, मंजूर वसान को लिया और सीधा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास इस्लामाबाद में पहुंच गया कि मोहतरमा हमने सुना है कि आप जाम सादिक को कहा, कहते तो एजेंसियों का है। कामिल शाह ने कहा, उसने कहा नहीं, उसने यकीन दिलाया। तो कामिल शाह ने कहा आप पूछें, ये तो देखो मेरे ज़िले के हवाले से हम सियासी इख्तलाफ, इनसे पूछे मंजूर वसान से। मंजूर वसान ने कहा हाँ बिल्कुल जाम सादिक एजेंसियों का है, फलान टीर। 2 बंदों ने बोल दिया, ठीक है, बोल दिया। मोहतरमा बेनज़ीर ने उनको यकीन किया, चले गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी शाम जाम सादिक को कहा कि जाम साहब मैं वाक़ई बनाना चाहती, आपने यकीन भी दिलाया, लेकिन कामिल शाह ने भी मुझे कहा है और उसकी तस्दीक मंजूर वसान ने किया, तो लिहाजा मैं मुआवजा चाहती हूँ। जैसे फ़ोन रखा उसको आधे घंटे के बाद सदर इसाक का फ़ोन गया। उन्होंने कहा आप गाड़ी में जाम सादिक को कि ऐवान सदर आ जाए। वो ऐवान सदर गया, उन्होंने कहा आप छोड़ दें, मैं हुकूमत ख़त्म कर रहा हूँ तो टेंशन नहीं, मैं आपको वज़ीर आला करता हूँ। वज़ीर आला हुए। जिस दिन जाम सादिक वज़ीर आला सिंध का निगरान वज़ीर आला सिंध का हलफ उठाया, उसने आईजी को 2 टोक कहा कि सारी पुलिस लगा दो, कामिल शाह और मंजूर वसान को 7वें आसमान पे हैं तो भी ले आओ, ज़मीन के 7वें हिस्से में भी ले आओ, उनको आज के आज गिरफ़्तार करो। दोनों गिरफ़्तार हुए। गुस्सा था, दोनों गिरफ़्तार हुए। इलेक्शन में वो कामयाब हुए, कामिल शाह सेनेटर बने और मंजूर वसान MPA। जब तक 1.5 साल पौने 2 साल जाम सादिक वज़ीर आला था, पीपल्स पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती रही, दोनों रिहा नहीं हो सके। जिस दिन जाम साहब इंतकाल कर गए उसके अगले हफ्ते ये दोनों रिहा हो गए। जाम सादिक ने इन पर ये गुस्सा निकाला, अपने दौर में इन दोनों को जेल में रखा क्योंकि आप बड़ी इंतकामी कर रहे थे। हाँ, इंतकामी। उन्होंने कहा जाम सादिक में एक चीज़ थी, फाइनेंशियली करप्शन में वो मुलविस नहीं थे। एक ज़ाहिर हाथ के, जिसको आप कहते हैं खुले हाथ के थे, ज़ाहिर वो सरकारी खजाना था, को अपने हाथ से तो नहीं देते थे, लेकिन यह कि इस तरह की खुद अलाट करके ज़मीन या कोई ठेके बेके इस चक्करों में नहीं थे। लेकिन इंतकाम पसंद वो इतने थे कि वो मरने और मारने पे आते थे, इंतकाम को नहीं छोड़ते थे। इंतकाम पर। अच्छा शकील भाई, आपने उस दिन MQM पे काफ़ी बातें की, तो MQM के एक लीडर थे डॉक्टर इमरान फारूक, उसके कत्ल के हवाले से भी आपने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की थी उस दौर में।
और बहुत सारे हकायक आपको पता है, तो कुछ आप उस हवाले से बताएंगे कि क्या है, कैसे ये वाक़या हुआ? देखें, मैं जिन दिनों इमरान फ़ारूक को लंदन में कत्ल किया गया था, उस वक्त मैं सिंधी अखबार अवामी आवाज़ में काम करता था। आज भी वो सारी रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान फ़ारूक कत्ल होने से पहले अमली तौर पर अल्ताफ़ हुसैन से किनारा कशी अख्तियार कर चुके थे। अच्छा। हाँ, ठीक है। उसको कन्वेनर था, उसको कन्वेनर के ओहदे से भी गैर एलानिया तौर पर हटा दिया गया था। अच्छा। अल्ताफ़ हुसैन ने, ये कोई अगस्त का महीना था, अल्ताफ़ हुसैन ने बुलाया सलीम शहजाद को कि इमरान फ़ारूक को कहें कि वापस आ जाएं, कन्वेनर को बहाल भी करते और पार्टी के अक्सर मामला जिम्मेदारियाँ भी देते हैं। उन्होंने मिला जब उसे, वो लंदन में रहते थे, उनका वहीं आप ये समझिए कि जनरल स्टोर टाइप कोई चीज़ थी, वो वहाँ करते थे। उन्होंने वो सारा वाइंड अप किया था। वाइंड अप करके वो दुबई जा रहे थे। तो इमरान फ़ारूक ने कहा कि यार ऐसा ना करो, क्योंकि बस ठीक हो गया। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन को हमेशा एक खौफ और शक रहता है। कभी अगर हम खौफ रहता था कि कोई कोई कर रहे। आप इसको छोड़ें, आपको तो वली बाबर कत्ल केस के बताएं, आप चौंक जाएंगे कि वली बाबर कत्ल सिर्फ इतना बोला था कि मैं अल्ताफ़ हुसैन की साबिक एहलिया फ़ायज़ा मलिक का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि फ़ायज़ा मलिक को पता था कि अल्ताफ़ हुसैन एक रात भी कभी सुकून से एक कमरे में नहीं सोए। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे चीखे मार कर उठते थे कि लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक रात वो 3-4 कमरों में सोते थे। तो ये सारी चीज़ें उस फ़ायज़ा को पता थी, वो उसकी बीवी रही थी, तो उनको ये खौफ था, इस वजह से वली बाबर को कत्ल करा दिया। ये मौजू हम किसी और पे कर लेंगे। तो इमरान फ़ारूक ने कहा यार मुझे छोड़ो के लिए। अल्ताफ़ हुसैन को वो ज़ोर दे रहे थे। बहरहाल इमरान फ़ारूक ने कहा चल ठीक है हम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि जी 19 सितंबर को अल्ताफ़ हुसैन की सालगिरह होती है, आपको मिलेंगे, उस दिन ये ऐलान कर देंगे। अब अगस्त का आखिरी महीना था। उस ज़माने में MQM क्या करती थी कि हर साल एक लेटर भेजती थी बरतानिया के सफारत खाने को कि जी जनवरी में हमारा ये लीडर होगा, फरवरी में ये होगा, मार्च में, अप्रैल में ये लीडर ख़त लिखे तो इसका मतलब है कि वो हमारी पार्टी का ख़त है। तो वो अगस्त महीने में एक MQM की मारूफ खातून रहनुमा, उसका महीना था, उन्होंने ख़त लिखा मोहसिन अली मुश्ताक और काशिफ कामरान को, क्योंकि MQM के तो दुनिया को पता है टेररिस्ट विंग थी। टेररिस्ट विंग के इंटरव्यू हुए, सब चीज़ हो गई। तो उसके बाद इन दोनों को मुंतखब किया गया कि आप लंदन जाएंगे और जाके इमरान फ़ारूक को कत्ल करेंगे। अब वो बरताने वालों ने, सफारत खान ने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं वो गर्मी का मौसम है, लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं, नहीं ये हम सितंबर अक्टूबर के बाद देखेंगे। वहाँ क्या थी, वहाँ कोई अकेडमी नहीं थी, वहाँ एक ट्यूशन सेंटर टाइप था, लेकिन उन्होंने उसका नाम अकेडमी रखा था। वो कराची के ही किसी उर्दू स्पीकिंग की वो अकेडमी थी। ऊपर से आ गया सितंबर में MQM का रहनुमा, जिसको समझते हैं ना कि कद छोटा और बातें बड़ी करता है, उस रहनुमा का वो महीने में उसका ख़त जाता था, दस्तखत। आप यकीन करें कि वो बरतानिया के सफारत खाने में चल के गया है, चल के कि जी इन दोनों का जो है वो मुस्तकबिल का सवाल है, मेहरबानी करें आप इनको वीज़ा दे दें। उन्होंने इनको दोनों को वीज़ा दिया और उन्होंने कहा कि जी साल या 2 साल कोई पीरियड बताए इसका वहाँ हुआ है। उनका ठीक है, दे दिया। ये चले गए। जब ये वहाँ चले गए, वहाँ पहुँचे, ज़ाहिर एक पीरियड था ना, साल जाना है, 2 साल जाना है, ख़त भी मौजूद था। उन्होंने जाते, क्योंकि उनका तो ये था, उनको कि फ़ोन दिया, उस बंदे का नाम था, वो अजीज़ाबाद में रहते थे और वो ट्रैवलिंग एजेंसी का भी काम करते थे। उसका नाम था मौज़म अली। ठीक है। मौज़म अली ने अपनी सिम दी, जो उसकी जो बिलिंग वाला सिम थी, और उसकी उन्होंने उनको रोमिंग भी करा के दी। अच्छा। ताकि अगर यहाँ से कोई कॉल करे भले उसकी जाए, लेकिन वहाँ वो फ़ोन एक्टिवेट रहे। उन्हें पूरी रेकी की। उन्होंने वहाँ पर छुरी ख़रीदी। इमरान फ़ारूक की एहलिया का नाम था शिमाइला। हाँ, शिमाइला नज़र शायद। शिमाइला नज़र ने क्या किया कि उन्होंने, उनका जो भाई था वो नाइजीरिया में जुआ का अड्डा चलाता था, उसका नाम था नईम या नदीम भूरा। तो MQM ने इधर उसको प्रेशर डाला कि बहन को कहो कि हमारा मिशन है, उसको कवर करे, उसको हमारी मदद ज़रूरत है। अरे उन्होंने मदद की। तो जैसे इमरान फ़ारूक शाम को आए, अपने जनरल स्टोर से जैसे पहुँचे, तो फ्लैट में जब भी आप ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं
ग्राउंड से फर्स्ट पे तो थोड़ी सी सीढ़ी पे आड़ी होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, ताकि उसमें कोई मोटर वगैरह कोई चीज़। तो उधर एक बंदा छुपा हुआ था, एक उसके पीछे था, मोहसिन अली मुश्ताक और काशिफ कामरान। एक ने उसको पीछे से ईंट मारी, वो गिरा। दूसरे के पास छुरी थी और छुरी से उसको ज़बह कर दिया। ठीक है, सामने 10 साल का एक बच्चा खड़ा था जो अंग्रेज़ था। उन्होंने सारा मंजर देखा। स्कॉटलैंड यार्ड ने तहकीकात की। तहकीकात में पता चला भाई इन दिनों कौन आया था। पता चला कि यार ये तो 5, 7, 8 तारीख को सितंबर को आए, कहते 2 साल रहेंगे। ये 19 सितंबर को ये चले गए सीधा हांगकांग। अच्छा, वहाँ से वो दोनों हांगकांग। अच्छा, जैसे कत्ल कर ये निकले, 7 या 8 मिनट के बाद कराची वाटर बोर्ड की रहायशी क्वार्टर से खालिद शमीम नामी एक वाटर बोर्ड के मुलाजिम ने कॉल की कि भाई काम हो गया। उन्होंने कहा काम हो गया। वो कॉल भी ट्रेस हुई कि जी इस जगह पे क्या इसका। उन्होंने कड़ी मिलाई कि भाई ये हैं, और वो शाम को निकल भी गए। उसको ये ट्रेस करने लगे, सारी चीज़ें कलेक्ट भी कर दी। ज़ाहिर है अगर अल्ताफ़ ने कहा या MQM का नेटवर्क इतना था तो वो तो स्कॉटलैंड यार्ड है ना। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे वो का भी ठीक उसको करते रहे लोकेट। वो उनको श्रीलंका ले आए कि कहीं वहाँ ना पकड़े जाए। श्रीलंका है। अब इनको कहा कि भाई आप हफ्ते 10 दिन में आपको बुला लेंगे, आप आ जाना। ठीक है, तो उनके उनमें थे। हुआ ये कि इन्होंने जैसे वो श्रीलंका पहुँचे, कराची में MQM ने कत्ल वगारत शुरू करा दी। 20 अफराद कत्ल, 30 अफराद कत्ल, 25 अफराद कत्ल, 15 अफराद कत्ल। सिर्फ इस वजह से कि जैसे वो आएँ उनको भी मरवा दे तो ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाए, पता न चले कि ये इसके पीछे क्या कहानी है। अच्छा, उन दोनों के लिए ये दोनों के लिए, ताकि ये माहौल बने कि भाई कत्ल वगारत है। हाँ, कहा कत्ल वगारत, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि वो जैसे उधर से निकले, उनके निकलने से 1 या 2 दिन पहले आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, वो कराची आए। ताजरों ने शोर शराबा किया, सर रोज़ाना 15 अफराद 20 अफराद, इशू क्या है। उन्होंने इधर सबसे बात की, ताजरों से, MQM से रब्ता किया। MQM जो माजी में क्या करती रहती है, जी ये है जराम पेशा हैं, फलां हैं, ये वो जैसे कराची एयरपोर्ट पहुँचे। हालांकि एक स्टोरी ये चलते, कराची एयरपोर्ट में उनको जहाज़ पे पकड़ा गया। नहीं, कराची एयरपोर्ट तेरे खालिद शमीम वहाँ पे वहाँ पे जो बैंक थी निजी, उससे उन्होंने 40,000 रुपये निकाले। और जैसे दोनों उतरे, हमाद सिद्दीकी और खालिद शमीम दोनों खड़े, उनको दोनों हाथ में दिए, ये ख़र्चा लें, अब आप चलें शाह फैसल कॉलोनी, वहाँ आप थोड़ा नहाएं धोएं, आपको एक इस्तकबाल का किया, आपको एक पूरे जहाँ जलाल के साथ और पूरे ग्रुप के साथ ले चलेंगे। ठीक है, वो पहुँचे तो खुफिया इदारे और कराची पुलिस ने छापा मारा। हमाद सिद्दीकी भी गिरफ़्तार हुआ, और वो दोनों भी करके, और वो खालिद शमीम था, ये 4 बंदे गिरफ़्तार हो गए। फिर उनकी निशानदेही पर हफ्ते 10 दिन के बाद फिर मौज़म अली को भी गिरफ़्तार कर लिया। अब इनको ले गए गवर्नर सिंध इशरतुल्लाबाद, जाके आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के पास बैठ गए कि जी हमारी ये जो है, ये एक नाम रखते थे कराची तंजीमी कमेटी, KTC, जो दहशतगर्द विंग थी। यानी एक तो होते थे कि ये सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज, एक होता था सेटअप लफ्ज़ वो कहते थे। वो ऐसे दहशतगर्द थे कि एक दहशतगर्द को पता नहीं है कि ये दूसरा कौन है, दूसरे को पता नहीं कि ये पहला कौन है। अच्छा, हाँ, वो ऐसे कहते थे, फ़ोन आया फ़लाँ चौक पे मोटरसाइकिल लेके खड़े, जो एक बंदा आएगा, आप उसको बिठा देना, पूछना कुछ नहीं। वो आता था, आके बैठता था, सारे कोड नाम होते थे, बैठते थे। वो सिर्फ इतना फ़लाँ जगह पहुँचना, फ़लाँ जगह पहुँचे, जो उनको मिला होता टास्क मारना है, फायरिंग करने को, वापस उस जगह पे छोड़ते थे, खुदा हाफिज़। तो सेटा वेटा सारा उसने कहा ये हमारी ये तंजीमी कमेटी हो। बल जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने मुदाखलत करके उसको रिहा करवाया। उन दोनों को नहीं, हमाद सिद्दीकी को। वो तो कातिल तो गए ना, उन्होंने कहा इसका तो तस्वर भी ना करो ना। सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी, कराची की CTD। अब कहाँ है वो दोनों? बता रहा हूँ। इनको जब रखा तो उनमें से एक जो दहशतगर्द था, जो कातिलों में था, वो सर्दी का मौसम भी था, थोड़ी तशद्दुद भी हर चीज़ में, एक वो मर गया। उन्होंने कहीं दफन कर दिया। एक बचा, एक मुअज़्ज़म बचा, एक खालिद शमीम बचा। सारी चीज़ें डिजिटल एविडेंस थी। अब ये थी स्कॉटलैंड यार्ड के पास। स्कॉटलैंड यार्ड ने पाकिस्तान हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी हम एक शर्त पे देंगे कि आप हमें तहरीरी आइनी गारंटी देंगे कि इनको फांसी नहीं देंगे।
कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास हुआ, उसमें बाकायदे ये बिल पास हुआ। बिल के पास उन्होंने सारे सबूत दिए। जब सबूत रावलपिंडी की अदालत में रखे गए तो इनको ताहयात उम्र कैद मिली और तीनों आज जेल में कैद हैं। और MQM जो मर गया उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, और MQM इस वजह से खामोश है क्योंकि उनके अपने हाथ जो रंगे हुए हैं। बोले ना, इस पर क्यों नहीं बोलते। आज MQM कहती है जी हमारा शहीद इनकलाब है इमरान फारूक। उनसे पूछो उसने कौन सा इनकलाब लाया था। इमरान फारूक के बारे में अगर आपको बताएं आप चौंक जाएंगे। ये वो बंदा था जिसने MQM में बैठकर कहा कि लोगों का खौफ, लोगों पर हमारा खौफ नहीं जा रहा, आप लोगों को बोरी बंद में लाशें दें ताकि कराची के शहरी इसमें खौफ में आ जाएं। फिर उसने डॉक्टर इमरान फारूक को डेमो दिया। डेमो इसलिए बोरी में किसी नहते बंदे को खड़ा करके उसकी टांग में गोली मारी, वो उस बोरी में बैठ गया। कितना भी कर दो, बोरी में बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गोलियां चल रही थी, वो क्या करे, बैठे। और जब बैठे तो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से उस बोरी को पकड़ता, वो तड़प रहा है, और सर पे रख के गोली मारी और उसका बोरी का मुंह बंद कर लाश फेंक दिया। इमरान फारूक ने ये जो है वो MQM में नज़रियाती और फलाना स्टडी सर्कल ये की थी। फिर आपने देखा कि कत्ल हो गए तो उसके 28 दिन लाश उसकी स्ट्रेचर पड़ी हुई थी। जब MQM ने प्रेशर डाला तो उसका जो वालिद था मोहम्मद फ़ारूक, वो गया और उसने जाके मिन्नत समाजत की कि भाई अभी दे दें, सारी चीज़ को छोड़ दें। ये थी इमरान फारूक के कत्ल केस की पूरी कहानी। और यहाँ तक कि मैं एज ए सहाफ़ी कह रहा हूँ कि कुछ अफसरान, मैं थोड़ा उसको इसलिए थोड़ा सीक्रेट रखना चाहता हूँ, कुछ अफसरान बाकायदे इस सारे वाक़े में स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कोऑर्डिनेट भी करते थे, और उनके ज़रिए हमें किया और उनके ज़रिए हमें ये पूरा पता चला। हमने ये सारी चीज़ें औसत अवामी आवाज़ में छापी भी सही। अच्छा शकील नाई साहब, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब साबिक स्पीकर भी थे, वज़ीर आला भी थे, तो सुना है उनका भी कोई किस्सा, किस तरह वो वज़ीर आला बने थे? कुछ आपने बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था मुझे। देखें 1993 की इलेक्शन हुई, पीपल्स पार्टी सादा अक्सर से जीत कर आ गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जो करीबी उनके साथी थे, उन्होंने उनको कह दिया कि मैं सैयद परवेज़ अली शाह को वज़ीर आला सिंध बनाऊंगी। बेनज़ीर साहब ने बोला, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर ने अपने सर्कल में, इवन कुछ लोगों ने उसको मशवरा भी दिया था, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्री भी हो गई थी। इलेक्शन हो गए, रिज़ल्ट अनाउंस हो गए, MPS की कामयाबी का नोटिफिकेशन निकल गया, बिला वाला उसमें मीटिंग हुई। अब जो परवेज़ अली शाह का जो ग्रुप था या हल्का था या उनके करीबी दोस्त थे, उनमें सैयद अब्दुल्ला शाह भी थे। सबको बुलाया। अब्दुल्ला शाह घर से थोड़ा, जैसे होता है इंसान तैयारी वगैरह में 10-15 मिनट 20 मिनट देर हो जाती है, तो वो देर से निकले। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर सारे MPS बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं सैयद परवेज़ अली शाह को वज़ीर आला बनाना चाहती हूँ। तो कायम अली शाह ने कहा कि मोहतरमा मुझे पहले टेन्योर में भी साल में हटाया गया, तो मुझे दोबारा मौका दिया, मैं वज़ीर आला, एक मौका और दे। शहीद मोहतरमा ने कहा नहीं, हमने फैसला कर लिया है और आपको अपने भांजे के मध्य सपोर्ट करनी चाहिए और मध्य मुकाबले आपको नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ। इस पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शदीद झटका लगा। उन्होंने कहा मतलब मेरा एक फ़ैसला है, ये मेरी पार्टी के हैं और ये इस तरह क्यों। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आप मामा भांजा आपस में तय करें, एक फ़ैसला करें, बताएं, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। मतलब अपने रूम में चली गई उससे मैं, ताकि कोई समझ जाए। इस अरसे में परवेज़ शाह उनको समझाते रहे, कायम अली शाह नहीं माने। उनका नहीं, मैं बनूँगा। उधर से अब्दुल्ला शाह घर से निकले तो उन्होंने एक मिठाई का पूरा बड़ा टोकरा लिया। ज़ाहिर 80-90-100 MPS होते हैं, तो उनके लिए तो पर बिला वाला उसके मुलाजमीन है, तो ज़ाहिर तो मिठाई तो 8-10 किलो तो बनेगी। उन्होंने वो लिया। 10-15 मिनट बाद शहीद मोहतरमा वापस आई। उन्होंने कहा हाँ, आप दोनों ने क्या फ़ैसला किया? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ही कैंडिडेट हैं, हतमी फ़ैसला आप करें। शहीद मोहतरमा ने कहा कि नहीं, मैंने आपको बोला था कि अगर आप हतमी फ़ैसला एक मुत्तफ़िक नहीं होते दोनों, तो मैं अपना कैंडिडेट अनाउंस करूंगी, आप दोनों को फिर नहीं करूंगी। और उन्होंने कहा कि मेरा जो कैंडिडेट है चीफ़ मिनिस्टर का,
वो अब्दुल्ला शाह है। अच्छा, वही फैसला सुना। वही फैसला जैसे सुना तो ज़ाहिर पर दूसरे थे, उन्होंने तालियां बजाई। अच्छा, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं। अब्दुल्ला शाह इतने में हो गई, सब ठीक है, मुबारक। अच्छा, जैसे पार्टी के अंदर वो होता है, मिठाई लेकर पहुंचे ऐसे ही। अच्छा उसको पता जैसे भी नहीं सब था। कर रहे थे तो वो जैसे गेट पे अब्दुल्ला शाह आए तो वो ज़ाहिर उसका ड्राइवर या कोई भी था, उन्होंने इतना बड़ा टोकरा लिया तो सबने कहा सर मुबारक हो, मुबारक हो। तो अब्दुल्ला शाह यही समझे कि परवेज शाह बने। तो उन्होंने कहा भाई मेहरबानी आप मुबारक दे, पर असल मुबारक तो परवेज शाह को दें, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर ने तो उनको किया। तो उन्होंने कहा नहीं सर, मोहतरमा ने आपका अनाउंस किया। उसने कहा कैसे कैसे हुआ, मैं तो अभी आया हूँ। उन्होंने कहा आप आए अभी या देर आए या ना आए, कोई है, शहीद ने मोहतरमा ने आपका नाम लिया। उसने कहा कि अब्दुल्ला शाह ने पूछे, इवन उन्होंने तस्दीक करने के लिए परवेज़ अली शाह से पूछी। तो जैसे अब्दुल्ला शाह का स्टाइल था कि साईं क्या कह रहे हैं, तो परवेज़ अली शाह ने कहा हाँ वो मेरा मामू मुझसे नहीं बन सका, तो मोहतरमा बेनज़ीर ने आपका अनाउंस किया। अच्छा, जो मिठाई सैयद अब्दुल्ला शाह सैयद परवेज़ अली शाह के लिए लाए कि ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वही मिठाई अब्दुल्ला शाह के वज़ारत आला के ओहदे पर आने के लिए तकसीम की गई। कितनी बाबरकत मिठाई कितनी थी। बाबरकत मिठाई थी। अच्छा अच्छा, ये शकील साहब एक और चीज़ मुझे बताएं, आपने सेक्रेटरीट को बहुत सालों से, मैं तो जब भी फ़ोन करता हूँ या हमें कोई होती है कोई बात तो आप वहीं मिलते हैं। चीफ सेक्रेटरीज भी बहुत सिंध के, क्योंकि वज़ीर आला के बाद सबसे बड़ा ओहदा मेरी नज़र में, पूरी ब्यूरोक्रेसी को मॉनिटर करना, संभालना, ऑर्डर्स को पहुंचाना उन तक, उनसे काम लेना, फीडबैक देना, सब कुछ उसी का वो होता है। कितने अच्छे अच्छे चीफ सेक्रेटरी रहे आपकी नज़र में, और सबसे बेहतर कौन रहा? देखें, मैं आपको इससे पहले अब्दुल करीम लोधी का बता चुका हूँ, वो तज़किरा हो चुका है, वो बहुत ही अच्छे है। लेकिन जो हम अपनी आँखों से देखे, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ अदर शाह नो डाउट एक अच्छे मुंतज़म है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। जो आज हम हैदराबाद में तरक्की देख रहे हैं वो आसिफ अदर शाह की वजह से, क्योंकि जब वो कमिश्नर हैदराबाद थे तो उनको बताया गया कि ये सारी जो रुकावटें हैं ये वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड या फलाना फ़ौजी इलाका, ये नोगो जो भी उनका होता है कि भाई यहाँ आप नहीं आ सकते फ़ौजी इलाकों में। उन्होंने वहाँ पर आला फ़ौजी अफसरान से मिलकर GOC ख़ास तौर पर हैदराबाद से, और उन्होंने किया, और उसका नतीजा निकला कि जो वो थी फ़ौजी अफसरान एग्री हो गए, और फिर आसिफ अदर शाह हैदराबाद को एक बड़ा तरक्की याफ्ता शहर बनाने में कामयाब होगा। जो आज देख रहे हैं कि हैदराबाद की जो उनके कमिश्नर बनने से पहले क्या पिक्चर थी और बाद में क्या है सबके सामने। आसिफ अदर शाह बहुत, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं उनको सुननी पड़ती है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हाँ, हुक्म होता है, हुकूमत को कम। लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी थे, उसका नाम था शकील दुरानी। ठीक है, ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और उस वक्त 12 मई हो गया था। 12 मई में इफ्तिखार चौधरी उस वक्त माजूल चीफ जस्टिस से, वो कराची आना चाहते थे, MQM उसको आने नहीं देना चाहती थी। तो वज़ीर आला सिंध थे अरबाब गुलाम रहीम थे, गवर्नर थे शरत अल-इबाद। हालांकि तय हो गया था रात को, गवर्नर भी वज़ीर आला भी, कि भाई चलो इफ्तिखार चौधरी आने दिया जाएगा, सिक्योरिटी के मद में उसको ले आएंगे। को रात को कोई 9-10 बजे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने बोला है, हम तो नहीं बोलते, कि वो पी पिला के अल्ताफ़ हुसैन मदहोशी आलम में कहा कि भाई उसको हम आने नहीं देंगे, हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। ताकत का मुजाहरा किया, बड़ी नहीं आने दिया, कत्ल गारत हुई। ज़ाहिर बात है जब इनको पता चला MQM के, तो ज़ाहिर फिर जो दीगर उनके अपोनेंट थे मुखालफिन, उन्होंने भी असला उठाया, है तो सीधी बात है। ये वाक़या हो गया। चीफ जस्टिस उस वक्त अब्दुल हमीद डोगर थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब उसको किसने सोच दी, क्या दी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शकील दुरानी को कहा कि आप मुझे इंक्वायरी करके बताएं मसला क्या है। शकील दुरानी इंक्वायरी की, और आपको मैं बात बता दूं, इस पॉडकास्ट में शकील दुरानी भारत के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार के कज़न भी थे। अच्छा, हाँ, पेशावर से ताल्लुक़ बिल्कुल उसके थे। वो एक नडर किस्म के, एक दबंग किस्म के ऑफिसर थे। उसको परवेज़ मुशर्रफ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तारिक अजीज़, उसने कहा, परवेज़ मुशर्रफ ने बोला, गवर्नर इशरत अल-इबाद ने बोला, यहाँ पर मुशीर दाखिला थे वसीम अख्तर ने बोला, जिन्होंने बोला कि जी रिपोर्ट में आप हाथ हल्का रखें। और वो सुनता था, ठीक है ठीक है।
वो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट से एक दिन पहले, जो रिपोर्ट उसकी तैयार हुई थी, एक दिन पहले हमारे किसी सोर्स के ज़रिए हमें वो रिपोर्ट हाथ आ गई। मैं ख़बरें अखबार में था, ख़बरें अखबार कराची, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद से शाया होता है। हमने स्पेशली मतलब ख़बरें के ग्रुप को कहा कि ये ख़बर भले आप कराची में दे, कराची की शो, लेकिन इस्लामाबाद ज़रूरी है क्योंकि कल ये सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। शकील दुरानी ने रिपोर्ट दी कि ना, जो 12 मई है, 12 मई में MQM बराह रास्त मुलविस है। स्टेट फॉरवर्ड रिपोर्ट, ये भी नहीं कि जी अल्ताफ़ हुसैन का दबाव है, गवर्नर का। कहाँ है फिर वो मंजर आम पे? सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, अखबार में खबर आई, हर चीज़ हुई, तो किसी को नहीं तो सज़ा नहीं हुई। तो फिर आपको तो पता है ना, वो तो अब्दुल हमीद डोगर था, लेकिन दिया शोकाज नोटिस, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने उस वक्त इतना किया, गवर्नर मजबूर था, हुकूमत सिंध मजबूर थी, और MQM के असला बरदार रोडों पे आए और उन्होंने कत्ल व गारत की, और ये सारी चीज़ें, उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। ये वो दबंग, वो चीफ सेक्रेटरी थे। अब देखें ना, सिद्दीक मेमन रहे, अच्छी शोहरत वाले चीफ सेक्रेटरी रहे। अब मैंने पिछली दफ़ा, लेकिन नेब में केसेस ये वो गुलाम अली शाह पाशा के लिए मैं आपको बताया कि इंतहाई कमज़ोर आदमी थे, कि जो अवैस मुजफ्फर टप्पी के जो उसके प्राइवेट दफ्तर में चाय बनाने वाला था, तो वो उनके पास गया तो चीफ सेक्रेटरी उनको बाहर छोड़ने आए। बड़ी बात है। ऐसे भी रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन बात यह कि चीफ सेक्रेटरी वो हो जिसको मतलब जिसको पता हो कि हाँ जी मुझे ये अख्तियार और ये मैं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने, आसिफ अदर शाह अच्छे हैं, अब काम करके दिखाते हैं, उनकी जितनी भी पहुँच होती है, जितना बस चलता है, वो अच्छे से अच्छी चीज़ करते हैं। लेकिन मैंने आपको चीफ सेक्रेटरी का इतना बड़ा वाक़या बताया कि नहीं चुका, उसने भले कुछ। IG, अब हम आएंगे IG पुलिस कमान होती है उसके पास, तो बड़े दबंग IG सिंध में रहे हैं। गुलाम नबी मेमन साहब का नाम आ रहा है, आपके AD ख्वाजा, और ईमानदार अफसरान की भी एक तवील लिस्ट है जिसमें सनाउल्लाह अब्बासी का नाम आता है, कुछ और लोग आते हैं। आपने भी इनको बहुत करीब से देखा, कुछ हाल हवाल इनका भी बता दें। देखें, मैं ठीक है, AD ख्वाजा अच्छी शोहरत रखते हैं, गुलाम नबी मेमन अच्छी शोहरत रखते हैं, सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत रखते हैं। बात यह कि एक फार्मूला समझें कि AD ख्वाजा IG बने तो उससे पहले वो दुबई में जाकर सदर आसिफ अली जरदारी से मिले। अच्छा, मिले थे? जी, सनाउल्लाह अब्बासी के, जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो किसी से मिलने की जरूरत नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड बोला ना। अच्छा, यहाँ वापस आए, यहाँ पर जरदारी हाउस में मोहतरमा फरियाल टालपुर से मुलाकात की। अच्छा, उसके बाद वो IG सिंध पुलिस बने, बन गए। उस बनने के बाद, अब आप पूछते हैं ना, उन बनने के बाद उन्होंने कुछ भर्तियां की। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और अगर कहेंगे तो मैं किसी पॉडकास्ट में सारे कागज़ भी दिखा दूँगा। AD ख्वाजा, हालांकि हम मज़हब, फ़िरका, ज़बान, कौमियत, हम इस पर कभी भी यकीन नहीं करते, लेकिन वो मसलक जो उनका है वो है आगा खानी। तो कम से कम 200 से लेकर 300 से या उससे भी ज़्यादा गिलगिती और बल्तिस्तान के लोग यहाँ पर सिंध पुलिस में भर्ती हुए। 200-300। आप अगली कहानी सुने। उन्होंने भर्ती कर लिए। अब उन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई। क्या दिखाई कि भर्ती के मरहले में उसने हर जो रिक्रूटमेंट कमेटी थी उसमें उन्होंने बाकायदे फ़ौज का मेजर भी बिठाया ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी हो। हम उस पर नहीं जा रहे, डोमिसाइल झूठे जाली। अब जब वो बन गए, ट्रेनिंग की, हर चीज़ उनकी आई, पेंशन का, उनकी तनख्वाह का मसला, तनख्वाह के लिए उन्होंने फ़ाइल मूव किया, क्योंकि हर महकमे का जो सेक्रेटरी होता है उसका नाम होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर, वही दस्तखत करेगा तो आपके बिल पास होंगे। उन्होंने फ़ाइल भेजी। सिंध के होम सेक्रेटरी थे शकील मंगने, जो उसने कहा मैं नहीं करूँगा दस्तखत। भर्ती आपने की है तो आप दस्तखत करो तो मैं करूँ ना। AD ख्वाजा करने के लिए तैयार नहीं थे, खुद भर्ती की और करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा आपने भर्ती के, आपसे ज़्यादा जस्टिफिकेशन कौन दे सकता है, आप दस्तखत करें। मैं होम सेक्रेटरी के तौर पर, क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर मैं हूँ, कल मुझसे पूछा जाएगा ना तो मैं कहूँगा जी इसमें AD ख्वाजा ने दस्तखत किए तो मैंने भी की है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़ी ज़िद चली।
आखिर उन एडी ख्वाजा ने दस्तखत नहीं किए। शकील मंगनेजो ने अपने अख्तियारात, उसने क्या किया, अपने एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान थे, उनसे दस्तखत करवाए, इनको भेजा। तो शकील मंगनेजो ने, ज़ाहिर है उनकी एक इज़्ज़त और रेपुटेशन का और एक उसका मसला था प्रोटोकॉल का, तो उन्होंने अपने पावर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला को दिया और उसने दस्तखत किया। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि एडी ख्वाजा ने अपनी भर्तियों को ऑन नहीं किया, उस पर दस्तखत नहीं किए, एडिशनल आईजी को कह के उसने वो करा दिया। वो शकील मंगने जो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ, नहीं किया, ठीक है, छोटों से काम करा दिया बड़ों ने। दूसरा एडी ख्वाजा ने कोई तकरीबन कोई 600 से ज़्यादा नई गाड़ियाँ मांगी, ठीक है, पुलिस के लिए मांगी थी ना वो। पुलिस के लिए इन्होंने, शकील मंगने जो होम सेक्रेटरी, उन्होंने डिटेल मंगवाई। तो जो इनके 17 ग्रेड से लेकर 21 ग्रेड तक अफसर थे, उनकी तादाद कोई करीबन 200 के थी। 800 गाड़ियाँ पहले मौजूद थीं, फ़ी अफसर को 4 गाड़ियाँ पहले थीं, और वो कहते 600 और दे दो। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वजह? उसने कहा क्यों, सरकार का पैसा किसी का ज़ाती ही पैसा है, आप एक अफसर को, ये तो ईमानदार अफसर थे, क्यों गाड़ियाँ मांग रहे थे? मैं तो आखिर में बिल्कुल जब वो चीज़ नहीं हुई तब जाके कहा बोला अच्छा सारी गाड़ियों को छोड़ो, आप जो ऑपरेशनल हैं जैसे पुलिस मोबाइल टाइप या इस तरह की, उन्होंने कहा हाँ वो मैं दे सकता हूँ, ये आपको गाड़ियाँ नहीं दिला सकता। मतलब ये को अंधेर नगरी है कि आपके पास एक अफसर के 4 गाड़ियों को रेशो है, आप करें क्या जी उसमें कुछ ख़राब है। उन्होंने कहा ख़राब कितनी है, आधी ख़राब है, माना एक अफसर के पास 2 तो गाड़ियाँ हैं ना, फिर आप उसको कोई 2 और मज़ीद क्यों दिलाना चाहते, नहीं दिया, रिफ्यूज़ किया। अब आ जाए सलाल अब्बासी पे, एडी ख्वाजा को जब आईजी बनाने के लिए थी यह मुहिम, जो आसिफ जरदारी साहब से मिलने गए थे दुबई, उसमें सनाल अब्बासी भी थे, नहीं हुए। सनाल अब्बासी दिल बर्दाश्ता हुए, अप्रोच करके वो पहुँचे गिलगित बल्तिस्तान के आईजी। इतने में जनरल फैज़ हमीद, अब उस वक्त मुल्क के करता धरता थे, सलाल अब्बासी ने शिकारपुर के मशहूर ठेकेदार, आप समझ गए, जिनको बाद में उठाया भी गया था, उसको उन्होंने लिया और जाके जनरल फैज़ अमीन से मुलाकात की। कौन से थे यार, नाम बताओ ना शकील भाई। शिकारपुर के मशहूर, इधर अगवा भी हुए थे। फिर भी अगवा तो पता नहीं कितने लोग शिकारपुर से। उसको मेरे ख्याल में उसको एक सेनेटर का टिकट भी दिया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था। उसका नाम शायद अयाज महर है। हाँ, अयाज महर ने उससे मुलाकात की। अयाज महर का जनरल फैज़ अमीन से ताल्लुकात थे। वहाँ से उन्होंने उनको आईजी खैबर पख्तूनख्वा लगवाया, क्योंकि वो इमरान खान के करीब थे। ठेकेदार ने आईजी लगवाया? हाँ, क्या ठेकेदार ने उसको बोला, जनरल फैज़ अमीन को, फैज़ अमीन ने उसको लगाया। फिर एक वक्त ऐसा है कि जब जो हामिद मीर ने बात कही थी ना कि हमें पता है कि किसको अपनी बीवी ने गोली मारी, तो उसका जनरल फैज़ अमीन की तरफ था। जब जनरल फैज़ अमीन को अपनी बीवी ने गोली मारी, तो जिस CMH में वो दाखिल थे जनरल फैज़ अमीन, उसके कमरे के बाहर जो बंदा 24 दिन या 26 दिन बैठा, उसका नाम सनाल अब्बासी था। हो, ठीक है, अच्छा, वो इतने उसके बाद इतना करीबी था, इतने करीब हो गए। फिर जनरल फैज़ अमीन को कुछ रहम भी आया, फिर इमरान तक क्या, फिर उसकी ज़ाहिर पैसों के हवाले से तो इतनी वो नहीं थी कि जी SHO से पैसे ले रहे हैं, SP से, वो तो हमेशा उन्होंने इसको थोड़ा अवॉइड किया। उसके बाद वो उन्हें उसको DG FIA लगाया। ये सब जनरल फैज़ अमीन कहते, तो ये उसके थे। आज हम गुलाम नबी मेमन पे। गुलाम नबी मेमन सिंध के IG थे, अच्छी शोहरत है, कोई वो नहीं है, कमज़ोर दिल के हैं, फैसले नहीं कर पाते। सिर्फ आपको एक वाक़या बताऊं कि सूबाई वज़ीर से ज़्यादा शरीफ IG, सुने, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हुसैन नंजारन को कहा कि आमरी जो पुल है, काजी अहमद और आमरी पुल, हम इस पे फ़लान टाइम मिलते हैं, हमें साथ चलेंगे। वज़ीर दाखिला लेट हो गए। गुलाम नबी मेमन 5 घंटे उस पुल पर खड़े रहे। 5 घंटे? 5 घंटे तक गवारा नहीं किया कि सर आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मैं रुकूं ना रुकूं? 5 घंटे इंतज़ार किया। ना करो, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो हैं। मुझे बताएं क्या फ़ैसला करेंगे। अब इन सब का क्या है कि अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की पोस्ट खाली हुई है। अब मुझे बताएं, जब आप किसी से ओहदा मांगेंगे तो आप किस तरह आज़ाद काम कर सकेंगे?
एडी ख्वाजा दौड़ में है, गुलाम नबी मेमन दौड़ में है, गुफरान मेमन है वो इस दौड़ में है। अब मुझे बता, जब आप किसी कौन होगा अंदाजा शकील भाई, जो यस करीब कौन है आपकी नज़र में, कौन हो सकता है अभी? मेरे नज़र में गुलाम नबी मेमन ज़्यादा उनके करीब है, ज़्यादा यस मैन रहेगा, ये ज़्यादा उनकी बात मानेगा। तो बाकी रहे, क्योंकि एडी ख्वाजा जब आईजी बन गए तो उसके बाद उन्होंने जब ये भर्तियों में फ़ौजी अफसरान शामिल किए तो उसके बाद उसका हुकूमत की तरफ से थोड़ा जो कम हुआ। हुकूमत ने भी उनको कहा कि भाई कुछ हमारे बंदे भर्ती करो, उन्होंने भर्ती नहीं किए। अच्छे भर्ती हो गए थे, लेकिन ज़ाहिर गिलगिती या बल्तिस्तान वाले लोग जो भर्ती हो गए तो वो तो जाली डोमिसाइल, वो अलग कहानी है। लेकिन ये कि फिर हुकूमत उनसे नाराज़ हो, फिर वो जो पूरा बाकी टेन्योर रहे एज आईजी वो सिंध हाई कोर्ट के स्टे आर्डर पे रहे। उसके बाद तो लिहाजा उनके ताल्लुकात इतने वो बेहतर नहीं होंगे। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की क़यादत उसको शायद कंसीडर ना करे, लेकिन गुलाम नबी मेमन या गुफरान मेमन ज़्यादा मतलब जो है वो ये ओहदा हासिल करने के करीब हो सकते हैं। अच्छा शकील भाई, कराची शहर की तबाही का नोहा जो है वो सुनाया जाता है, और कराची के 3 बड़े इदारे हैं, एक KDA है, एक KMC है, उसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अब तो बन गया वो है। तो आपकी नज़र में ये इदारे ठीक थे, ठीक हैं, या इनको तबाह किया गया, ठीक किया गया? क्योंकि अब इस वक्त भी अगर पीपल्स पार्टी या मेयर कराची या बाकियों की ऊपर अगर कोई सबसे ज़्यादा तनकीद होती है तो इन इदारों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से होती है। देखें, सबसे पहले देखें, ये 80 तक, 82 तक, 83 तक तो ये ठीक थे तीनों इदारे। हाँ, जब MQM आई, आपको बताऊँ कि ये तो कि कमीशन बनना चाहिए। MQM आई, MQM ने KMC, KDA या वाटर बोर्ड, मैंने आपको बताया इमरान फारूक के कत्ल केस की जो पहली कॉल गई थी वो कराची वाटर बोर्ड के एक रहायशी क्वार्टर से गई थी। वाटर बोर्ड का मुलाजिम था खालिद शमीम। इन सब में MQM ने 3 तरह की भर्तियां की। अच्छा, तीनों इदारों में? हाँ, हर इदारों में 3 किस्म की। एक वो जिनकी कोई तालीम नहीं थी, तालीम ही नहीं थी, बगैर तालीम के, बगैर तालीम। अरे, एक वो थे जो अंडर एज थे, 16 साल, 15 साल, 17 साल। तीसरे उन्होंने वो किए जो जिनका कोई वजूद नहीं है, यानी पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मफरूर हैं, कहीं जेलों में हैं, वो उन्होंने भर्ती किया। वो क्यों किए? काम कौन करेगा? तो बाकी तो उनके हैं ना, ये ऑन द रिकॉर्ड है, आपको बता रहा हूँ। इन तीनों इदारों में सवाए म्यूनसिपल कमिश्नर के कोई एक अफसर भी कमीशन पास नहीं है, एक भी। वाटर बोर्ड, KDA, KMC, एक भी। ज़ाहिर है जो DG KDA बनेगा या DG KMC बनेगा, KMC का म्यूनसिपल कमिश्नर, ज़ाहिर है वो तो कमीशन अफसर होंगे ना, कोई भी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सभी। और ये बाकायदे में से इतने भी ऐसे भी थे जो बाकायदे यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज थे, साथ इधर। बल्कि कुछ तो मेरी नॉलेज में भी थोड़े बहुत हैं जो राब्ता कमेटी के रुकन भी रहे और नौकरी भी करते रहे। रुकन भी रहे, बिल्कुल। KMC में डायरेक्टर वाटर बोर्ड में थे। तो ये सारे कौन थे? वसीम आफ्ताब कौन था? ये सारे कौन थे? ये सारे इन इदारों के मुलाजिम और वहाँ बैठे होते थे। कहने का मकसद ये कि जब मैं आपको छोटा सा मिसाल दूँ, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल थे, उनका नाम था अपना, मुझे जहाँ तक याद है, वो एक अफसर थे इसमें, यहाँ पर इसमें डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल में। तो उन्होंने उसको एक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उनके खिलाफ बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने ये 3 कैटेगरीज की लिस्ट जारी की। उसने कहा कि एक वो जिनकी उम्र छोटी थी, एक वो जो जिनके पास तालीमी काबिलियत नहीं थी, एक वो जिनका वजूद ही नहीं है। यानी अगर KMC में मिसाल तौर पर हम कह के वजूद नहीं है तो उनकी बायोमेट्रिक, उनके सर बायोमेट्रिक, मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि अगर इस पर कमीशन बने ना तो आधी MQM जेल में चली जाएगी। अच्छा, हाँ, क्यों कि वजह यह है राजा धारे जो, यार ये कोई तासुब की वजह से नहीं करे, कोई इंसानियत की वजह से नहीं, मैं देखो बोलने वाले आप इल्जाम लगा रहे हो। देखिए मैं बताऊं, राजा धारे जो नाम ले रहा हूं, आजकल वो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। उसने ये लिस्ट जारी की
अगर कभी कहेंगे तो मैं आपके पॉडकास्ट में वो लिस्ट भी दिखाने के तैयार हूँ कि एक वो, बाकी तो इन फिगर दी, एक वो जिनकी उम्र छोटी थी, 18 से कम थी, उनको नौकरी मिली, एक वो जिनके पास तालीमी ही काबिलियत नहीं थी, एक वो जो मफरूर है। यानी अगर फ़र्ज़ करो KMC में, मैं एक मिसाल दूँ, 40,000 मुलाजिम हैं, तो 40 में से 39,000 गैर कानूनी है। ना कर यार, इस बहुत बड़ी तादाद है। हाँ, दूसरी कोई एक, मैंने कहा सवाए म्यूनसिपल कमिश्नर के या कहीं एक आध कोई डायरेक्टर होगा, जैसे KDA में कहते हैं डायरेक्ट लैंड या कोई ऐसा कमीशन, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई डिप्टी डायरेक्टर कोई नहीं। यानी MQM की मर्ज़ी है कि क्लर्क को अगले दिन डायरेक्टर बना दे, डिप्टी डायरेक्टर को सीनियर डायरेक्टर बना दे। वहाँ इनकी ये चीज़ थी, इन इदारों को नुकसान MQM ने पहुँचाया, उनकी कारकर्दगी इस वजह से नहीं है। अब पीपल्स पार्टी के मेयर आए हैं, अब ये अगर कहीं शहद के छत्ते में हाथ डालते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले MQM का शोर आएगा कि जी शहरी इदारों को करें ना, आप एक कमीशन बनाएं। कमीशन का सरबराह आप किसको नहीं, आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बना दें, आप चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को बना दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाएं, पता चलेगा कि क्या है। आधे से ज़्यादा MQM के जो लोग जो बैरून ममालिक बैठे हुए हैं, वो सारे KMC KDA से तनख्वाह लेते हैं। जो जेलों में पड़े उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, जो मर गए उनके वर्षा को तनख्वाहें मिल रही हैं। ये कितनी सारी ऐसी शहर की चीज़ है जो सबके सामने है, लेकिन कोई कहे इसीलिए नहीं पाता। क्या जो बोलेंगे तो सबसे पहले शोर शराबा मचेगा। मैं कहता हूँ अगर पीपल्स पार्टी गलत भर्तियाँ की, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जितना उन्होंने 84 से लेकर, मतलब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्या था, मैं एक नहीं सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ। जिसको जी चाहे KMC में डायरेक्टर, चपड़ासी, क्लर्क, जो चाहे, कोई नहीं कहता था। आप मुझे बताओ, सबको जो छोड़ें, साइट एरिया में अगर पोस्टें 200 हैं तो आदिल सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी जैसे लोगों ने 200 पोस्टों पर 2,000 या 3,000 अफराद भर्ती कर लिए। आज आपको पता है KDA और साइट, इसमें ओवर बर्डन है, तनख्वाहें नहीं दे सकते। हुकूमत सिंध हर मुलाजमीन जो रिटायर हो रहे हैं उनको ड्यूज नहीं मिल रहे। हुकूमत सिंध हर माह 40 करोड़ रुपया KDA को देती है कि ग्रांट एंड एड, कि जी आपको ग्रांट दे रहे हैं ताकि लोगों को तनख्वाहें दो, पेंशन दो। करें ना, MQM इस मामले कहे कि भाई आप किसी कमीशन का मुतालबा हर 6 अरब रुपए का मामला भी तो है जो पड़ा हुआ था और वो फिर निकाल दिया गया था। सर 6 अरब करें दे। परवेज़ मुशर्रफ ने कम से कम सिर्फ कराची को 40 से 50 अरब रुपए दिए थे। कहाँ गए? ये जो कहते हैं ना कराची तरक्की तो मौलाना जो नेमतुल्लाह एडवोकेट उन्होंने किया था। उन्होंने तो 30 साल का प्रोजेक्ट आपको बना के दे दिए थे, मनसूबाबंदी। मुस्तफ़ा कमाल ने आके उसको फॉलो किया। बना अगर ऐसी चीज़ तो फ़ारूक सत्तार भी रहा ना, वो बोले, या उसका वसीम अख्तर है, बोले ये फ़लाँ काम किया है, करें ना, बताएं ना कि फ़लाँ मेगा मनसूबा है। ये उसके नेमतुल्लाह एडवोकेट के मनसूबे थे जिन पर इन्होंने अमल कराया। नेमतुल्लाह अच्छी शोहरत का बंदा था और वो तनख्वाह भी नहीं लेता था और वो सारे दौरे भी करता था अपने पैसों से, करके दिखाया। इन्होंने कौन सा बताया ना कि फ़लाँ, हाँ, पार्कों पे कब्ज़े किए, गैर कानूनी शादी हाल बनाए, कौन सा MQM का बताएं। 84 से लेकर या अब तक जितने रहे, इस वक्त 90% MQM के साबिक MPA, सेनेटर, MNAs कहाँ हैं? सब बैरून ममालिक हैं। कौन सी गिदड़ सिंगी थी? ये करप्शन थी। जी हाँ, शकील नाइज साहब की बातें आपने सुनी। शकील नाइज साहब ने बहुत सारे नए जो तारीख़ी हाल अहवाल हैं वो हमारे और आपके सामने रखे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार फिर इनको हम बुलाएंगे, बिठाएंगे, बार बार बुलाएंगे, बार बार बिठाएंगे। नई डेवलपमेंट्स, बजट भी आ रही है। और आखिरी सवाल मैं इनसे यही करूंगा बजट का कि शकील नाइज साहब, पहले बजट साल में एक बार आती थी, अब हर हफ्ते बजट आती है, हर दिन बजट आती है। रात को हम सो के खुशी खुशी सोते हैं कि चलो दिन अच्छा गुजरेगा, लेकिन सुबह को पता चलता है कि पेट्रोल 55 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया। जंग कहीं होती है, असरात कहीं दिखाई देते हैं। तो शकील भाई, ये क्या हाल हवाल है? देखें, जब हम IMF के ग़ुलाम बनेंगे या हमारी जो सब चीज़ है वो किसी और आलमी इदारों के हाथ में होगी तो ये होगी।
असल में जो हुकूमतें हैं, देखो मैं तो एक सरकारी इदारों की रिपोर्टिंग, हुकूमतें हैं वो अवाम की नहीं बल्कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी ग़ुलाम ज़्यादा हैं। हुकूमतों का अमल दखल ही नहीं होता, ये सारी ब्यूरोक्रेसी बनाती है। और ब्यूरोक्रेसी आप एकदम वफाकी हुकूमत के पास तो सारे इदारे एजेंसियाँ हैं। आप देख लें वफाकी वजारत ख़जाना, वफाकी वजारत मनसूबाबंदी, पिछले 20 साल के अफसरान की लिस्ट निकालें तो 90% वो अफसरान बैरून ममालिक बैठे हुए हैं। अच्छा, IMF पाकिस्तान में ही? हाँ, IMF का वर्ल्ड बैंक का कर्जा मिलता है, उसमें सबसे पहले 20% 15% कंसल्टेंसी का। व्हाट मीन बाय कंसल्टेंसी? किस चीज़ की कंसल्टेंसी होती है? वो रिश्वत का पैसा इनके जेबों में जाता है, वो जाके अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में उनके घर बनते हैं। अच्छा, तो ये ब्यूरोक्रेसी कंसल्टेंसी के नाम पे भी अरबों रुपए कर लेती है। तो जाहिर बात है जब वो उनको IMF से वो थी, क्योंकि उनको पता है कि IMF के गुलाम बनेंगे, येस मैन बनेंगे, हुकूमतों को डराएंगे, वो कर देंगे। क्यों नहीं मत करते? हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान ठीक है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन ममालिक है। हिंदुस्तान में इस वक्त पेट्रोल नियर अबाउट 100 रुपया है पेट्रोल, ठीक है, लीटर, और आप 400 रुपये करें। कौन से फार्मूले में? आपका तो आपने हुर्मुज़ पे तेल भी नहीं रुका भाई। ईरान तो आपको ये ऑफर भी दे रहा है कि हमसे ख़रीद लो, आपने हुर्मुज़ से तो चलो गुजारो, ख़रीद लो, नहीं खरीदते। क्यों? क्या ब्यूरोक्रेसी को पता है कि आलमी मालियाती इदारे नाराज़ होंगे? तो इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं कि वो ग़ुलाम IMF के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, एशियन बैंक के हैं, USAID के हैं। तो लिहाजा उनको पाकिस्तान से ज़्यादा अपने बच्चे, अपने ख़ानदान के मफाद अजीज़ है। इसलिए वो हर वज़ीर आज़म को कोई ना कोई उल्टी पट्टी पढ़ा के वो इस तरह कर लेते महंगाई। भला अगर कोई तगड़ा वज़ीर आज़म है उसने नहीं करना, क्या करेंगे? कोई लड़ेगा हमसे? नहीं लड़ सकता। लेकिन क्या है कि ब्यूरोक्रेसी उनको सबको उंगलियों पे नचाती है। मतलब सिर्फ ये है। जी हाँ, मतलब आपने शकील भाई की ज़बानी सुना कि ब्यूरोक्रेसी है जो कंसल्टेंसी की मद में पैसे भी लेती है, तनख्वाहें भी लेती है, मुल्की ख़जाने से भी मरात लेती है, लेकिन फिर बाद में क्या करती है कि अपनी फैमिलियाँ, अपने बच्चे बाहर मुंतकिल कर देती है। तो अल्लाह पाक हम सब को इनके शर से भी बचाए और हुक्मरानों को ये हिम्मत दे कि वो हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश करें कि हकीकत क्या है, सच्चाई कहाँ पर छुपी है, किस तरह मुल्की ख़जाने को टीका लगने से, कंसल्टेंसी के नाम पे पैसा जो है वो ठिकाने लगाने से रोका जा सकता है। तो ये सब दुआ और उम्मीद के साथ अब मैं जाऊंगा इजाज़त। मिलते हैं फिर अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।